यहाँ हमके तो लगा था कि खाली माननीय विद्या भाई का कार्यक्रम नहीं रह गया है, पूरे पूर्वांचल का ही कार्यक्रम हो गया है। तो विद्या भाई के साथ विद्या भाई से क्षमा मांगते हुए मैं ये कहना चाहूंगा कि पूरे पूर्वांचल से आए हुए तमाम हमारे समाज के सभी भाइयों, अग्रणियों, मंच पर उपस्थित और सामने बैठे हुए, मैं कुछ लोगों को तो जानता ही हूँ और मैं ये भी जानता हूँ कि आप में से यहाँ बैठे हुए एक एक व्यक्ति जो है वो 1,000 आदमी के समान है। वो एक वट वृक्ष है, अपने आप में वो एक वट वृक्ष है, यहाँ शांति से चुपके से बैठा हुआ है कुर्सी में दुबक करके। लेकिन जब वो अपने क्षेत्र में जाता है, अपने गांव में जाता है, यहाँ कई लोगों का हमसे परिचय भी कराया गया। किसी के बारे में कहा गया कि इनके बाबा प्रधान हुआ करते थे और आज कई टर्म से ये खुद प्रधान है और इनके परिवार के अलावा उस गांव में कोई प्रधान हुआ ही नहीं। ऐसे ऐसे लोग यहाँ बीच में बैठे हुए हैं। आप सबको मैं नतमस्तक होकर के प्रणाम कर रहा हूँ और विशेष रूप से मंच पर बैठे हुए हमारे प्रिय जी, हमारे सबसे पहले इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं माननीय आर.एस. सिंह जी, प्रोफेसर आर.एस. सिंह जी, हमारे पूर्व विधायक माननीय सुरेंद्र सिंह जी, वर्तमान में पिंडरा के विधायक माननीय डॉक्टर अवधेश सिंह जी, माननीय वीरभद्र राय जी, माननीय अरुण सिंह जी, माननीय अखिलेश सिंह जी, माननीय प्रेम प्रकाश सिंह जी, अरुण कुमार सिंह जी बिन्नी, सुनील कुमार सिंह जी, चंदन जी, गौतम सिंह जी, जितेंद्र राय, जैलेंद्र राय जी, प्रदीप राय जी, सुरेश सिंह जी, संजय राय जी, धर्मेंद्र सिंह जी, हरेंद्र राय जी और लगता है आपका नाम इसमें नहीं है, अनिल राय जी, अनिल सिंह जी। आप सबको मैं एक बार फिर आप सबको नतमस्तक होकर के प्रणाम कर रहा हूँ। काशी की धरती पर आकर के कोई बहुत लंबा भाषण देना या आपको ज्ञान देना ये हमारी सामर्थ्य में नहीं है। काशी, वो भी काशी में आकर के जहाँ शिव गुरु और विश्व गुरु और सबके जो सृष्टि के आदि गुरु जिनको कहा जाता है, जो भगवान शिव की, भगवान विश्वनाथ की धरती है, जहाँ के वो स्वयं कर्णधार है, जहाँ के वो स्वयं कर्ता धर्ता है, विश्वनाथ ममनाथ पुरारी महिमा त्रिभुवन विदित तुम्हारी जिनको कहा जाता है। ऐसी जगह पे आकर के मैं आपको कुछ कह सकूं ऐसी मेरे में क्षमता नहीं है। फिर भी चूंकि माननीय विद्या जी ने और हमारी पार्टी ने ये दायित्व दिया है, इसलिए छोटी मोटी बात मैं जरूर करूंगा। मैं सबसे पहले तो आप सबको, अपने समाज के सभी जो यहाँ अग्रणी यहाँ उपस्थित हैं, सबको बड़ी विनम्रता पूर्वक मैं अपने कार्यकाल में, हो सकता है कि कहीं आपकी उम्मीदों पर खरा उतरने में मेरे में कुछ कमी रह गई हो। आपने जैसा कहा कि 2 डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी दी गई है, मैं पूरी मेहनत से, पूरी अपनी जितनी हमारे में शक्ति है, बुद्धि है, मैं प्रयास कर रहा हूँ आप सबकी, जनता की, प्रदेश की और उसके जरिए देश की सेवा करने में। फिर भी आपके बेटे से, आपके छोटे भाई से, आपके बड़े भाई से अगर कोई क्षति रह गई हो, कोई कमी रह गई हो, तो मैं आपसे उसके लिए भी क्षमा मांगता हूँ। और आने वाले दिनों में आप हमारा मार्गदर्शन करते रहें, कहीं हमारे से कोई कमी रह जाए, कुछ करना बाकी रह जाए, वो हमें बताते रहे, ऐसा भी मेरा आग्रह है। चाहे बनारस जिले के लोग बैठे, मुझे मालूम है कि यहाँ कहाँ से लोग, गाजीपुर बनारस तो कुल एक है, गाजीपुर वाला बनारस में, बनारस वाला गाजीपुर में घूमत फिरत रहे ना, लेकिन यहाँ कुशीनगर तक से लोग आए। कुशीनगर से आने वालों का मैं नाम भी बता सकता हूँ, पुनीत राय जी यहाँ बैठे, कहीं खड़े होंगे, यहीं बैठे हुए हैं। तो ऐसी जगहों से मिर्जापुर के कई लोग मिले, यहाँ अनिल जी मिले, टप्पू मिले हमको, कई जिलों से
पूरे पूर्वांचल बनारस, हाँ, अनिल भी कछवा से आए। तो कई जिलों का यहाँ एक सम्मेलन और संगम हुआ है। आप सबका, जैसा मैंने कहा कि हमारी पार्टी ने बहुत उचित ढंग से आपका सम्मान करने का जो निर्णय लिया है और उसका आपको जो प्रभावी मतदाता या प्रभावी नागरिक की जो संज्ञा दी गई है, एकदम सही। मित्रों, मुझे ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के शासन में विशेष रूप से माननीय नरेंद्र मोदी जी के जो आपके सांसद हैं 2014 से, आपके सांसद के नेतृत्व में पूरा देश चल रहा है। पूरी दुनिया जिस नेता को एक सबल नेता मानती है, पूरी दुनिया जिसका नेतृत्व का कायल है, वो आपका नेता है, वो आपका सांसद है। इस बात से ही बाकी कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। यूं कह लीजिए कि मैं तो अभी बैठे बैठे सोच रहा था, जब माननीय विद्या जी बोल रहे थे G20 की बात, तो मैं सोच रहा था कि G20 जो है, आपको मालूम है कि दुनिया के सबसे ताकतवर देशों का ये समूह है G20। एक जमाने में भारत जो है उसमें अपनी एंट्री पाने के लिए जो है वो तड़पता था। तो ऐसे समय में भारत को G20 की अध्यक्षता करने का मौका मिला है। मतलब अपने प्रधानमंत्री को, भारत के प्रधानमंत्री, उन सारे जो 20 और 40 देशों का जो समूह है, 20 देश उसके कोर माने जाते हैं, फिर बाकी उनका बड़ी संख्या में भी उनका एक बड़ा भी समूह है। तो ऐसे में जब हमारा प्रधानमंत्री, हमारे देश का नेता जब उन लोगों की अगुवाई करता है मित्रों, तो सोचिए कि बनारस का कितना बड़ा स्थान बनता है। बनारस का सांसद अपने देश का जो प्रधानमंत्री है, वो G20 की जब अध्यक्षता करता है, उनके बीच में बाइडेन के और पुतिन के जैसे लोगों के सामने जब वो अध्यक्ष स्थान पे बैठता है, तो हमारे आपका सीना जो है चौड़ा होना बिल्कुल स्वाभाविक है। और यही हमारी शुरुआत है विश्वगुरु होने की। बाकी जो माननीय मोदी जी ने देश के लिए किया है, विशेष रूप से मैं बनारस की अगर बात करूं, तो मुझे याद है 2014 में जब वो सांसद बने, प्रधानमंत्री बने, तो सबसे पहले मुझे उन्होंने कहा कि शर्मा जी, आप चूंकि उसी क्षेत्र के हैं, तो जरा बनारस का आप ध्यान रखिए, बनारस की चिंता करिए, बनारस में क्या क्या करने जैसा है। मैं उन्हीं दिनों से आने जाने लगा। बाद में माननीय सुरेंद्र सिंह जी, माननीय अवधेश सिंह जी और अपने लक्ष्मण आचार्य जी थे, विशेष रूप से मैं उनको याद करना चाहूंगा कि मैं आता था उनके साथ, यहाँ वहां बैठ करके बनारस के बारे में मैं खोजता था क्या करने जैसा काम। और उन दिनों से मैं देखता हूँ कि एक एक गली में क्या काम हो सकता है। एक एक तार, एक बिजली के तार लटके हुए उस समय हुआ करते थे आपकी गलियों में, आपकी सड़कों पे। इन सारी छोटी छोटी बात से लेकर के एयरपोर्ट की रोड हो, चाहे गंगा की सफाई हो, चाहे मशीनों से सफाई की बात हो गंगा में, सारी बातों पे माननीय प्रधानमंत्री जी का ध्यान है। और आपके लिए प्रत्यक्षम किम प्रमाणों वाली बात है, आपको क्या मैं प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, आप स्वयं देख रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने बनारस में क्या क्या किया है। जो आपको बताने जैसी चीज है वो ये है मित्रों कि मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को जानता हूँ, माननीय प्रधानमंत्री जी के स्वभाव को जानता हूँ, उनकी विकास के प्रति जो रुचि है, उनकी जो दूरदृष्टि है, उसको भी मैंने देखा है। 20 साल मैंने उनके साथ काम किया है, उनके सहयोगी, उनके असिस्टेंट के रूप में। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि अभी भी जो बनारस में हुआ है वो माननीय प्रधानमंत्री जी की दृष्टि के हिसाब से खाली उसका 10% हुआ है। अभी 90% काम तो उनका अभी बाकी है। समय यूं कह लीजिए कि अभी तो 8-9 साल का समय हुआ है। आने वाले दिनों में बाकी 80-90% काम भी जब बनारस की धरती पर उतरेगा, जब पूर्वांचल की धरती पर उतरेगा, तो ये पूर्वांचल, ये बनारस जो है वो बनारस किसी को पहचान में नहीं आएगा। उसी कड़ी में मैं आपको एक रहस्य बता दूं। अभी जो माननीय प्रधानमंत्री जी जो बनारस आए थे, तो संस्कृत विश्वविद्यालय में एक कार्यक्रम था और भी 1-2 जगह कार्यक्रम थे। उसके बाद हम लोगों को बुलाए थे, उसमें मैं भी था। आपके आशीर्वाद से मुझे भी बुलाया गया था। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी थे, माननीय महामहिम राज्यपाल भी थी, और
माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कहा, सोचिए उनका विजन कितना बड़ा है कि भाई जो हम बनारस में कर रहे हैं वो तो अब एक पटरी पे आ गया है। कुछ चीजें, बहुत सारी चीजें हुई हैं, कुछ चीजें पाइपलाइन में हैं, हो रही हैं और हो जाएंगी। लेकिन अगल बगल के जिलों का क्या? अगल बगल के जिलों का भी तो कुछ भला होना चाहिए, अगल बगल के जिलों की भी कुछ भलाई होनी चाहिए। मैं जब यहाँ का नेतृत्व कर रहा हूँ, प्रधानमंत्री जब इस क्षेत्र का नेतृत्व कर रहा है, तो अगल बगल के जिला में भी वो परिणाम मिले के चाहिए। गाजीपुर में मिले के चाहिए, भदोही में मिले के चाहिए, मिर्जापुर में मिले के चाहिए, चंदौली काहे के वंचित रहे के चाहिए, जौनपुर काहे के वंचित रहे के चाहिए। तो ये बात माननीय प्रधानमंत्री जी ने बुला करके और हमको कुछ काम भी दिए थे कि इस दिशा में आप कुछ सोच करके लाइए, बना करके कुछ प्लानिंग लाइए। उसको पूरा 1 घंटा दोपहरिया का अपना भोजन, उनका तो नवरात्रि का व्रत था, बाद में जाते जाते हम लोगों को मजाक भी किए कि देखो हम लोग, हमारा तो व्रत चल रहा है, आप लोगों का भी भोजन हमने आज बलिदान कर दिया, क्योंकि कुछ 3 बजे 4 बजे के आसपास का टाइम था। तो बिना भोजन किए, बिना भोजन करने, बिना हम लोगों को भोजन करने का मौका दिए हुए पूरे पूर्वांचल के विकास की उन्होंने चिंता की। पूरा 1 घंटा हम लोग उसकी चर्चा की। तो इसलिए मैं कहता हूं कि ऐसा नेता, ऐसा नेतृत्व बहुत भाग्य से, बड़ी संयोग से मिलता है, जो आपको बनारस वालों को, पूर्वांचल वालों को मिला है। और उतना ही नहीं, ऐसा नेतृत्व बड़े भाग्य से किसी देश को मिलता है जो भारत को मिला है इससे। और मैं अब एक एक करके बातें में गिनाना में समय लगेगा। बहुत सारी बातें 9 साल के उनके कार्यकाल में, बहुत सी ऐसी चीज है जो जिन ऐतिहासिक बातों से, ऐतिहासिक समस्याओं से जिनसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश को निकाला है। कश्मीर से ही बात शुरू करें तो 370 की बात, आपने जो नागरिक अधिकार जो अपने पड़ोसी जिलों में अपने ही समाज के लोग, अपने ही जो इधर उधर मारे फिर रहे थे, अपने ही देश में उनको आते थे तो नागरिकता नहीं मिलती थी, उसमें नागरिकता का संशोधन किया गया। ऐसे तमाम कार्य हैं जिससे देश की न सिर्फ समृद्धि और सुशासन का परिचय होता है, बल्कि देश की एकजुटता और एक होने का एक मजबूत शासन, एक संविधान, पूरे कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक एक विधान, एक देश और एक विधान की बात पे उन्होंने कहा। ये एकदम मतलब किसी ने सोचा नहीं था कि ऐसा हो सकता है। ये आपके नेता ने, हमारे प्रधानमंत्री ने करके दिखाया। पूरी दुनिया में आज ये भारत जो है वो सबसे तेजी से प्रगति करने वाली, सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाली हमारी अर्थव्यवस्था बनी। कोरोना काल में जब पूरी दुनिया में संकट छाया हुआ था, तब भी माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत की जो विकास यात्रा थी, भारत की अर्थव्यवस्था की जो विकास की गति थी, वो कम नहीं होने दिया माननीय प्रधानमंत्री जी ने। हमारा देश, इतना बड़ा देश में इतने ज्यादा जो गरीब लोगों को अन्न का पोषण उन्होंने किया कि किसी को भी, दुकानें बंद थी, धंधे बंद थे, रोजगार बंद थे, लारी गल्ले बंद थे, सब्जी मंडियां बंद थी, फिर भी करोड़ों लोगों को राशन देकर के, फ्री राशन देकर के, अगर किसी देश ने अपने गरीबों की चिंता किया है तो वो माननीय प्रधानमंत्री जी के भारतवर्ष ने किया है, उनके नेतृत्व में। ऐसे नेतृत्व को समर्थन करना, मैं तो ये मानता हूं कि हर भारतवासी का कर्तव्य है। हर भारतवासी का कर्तव्य है, चाहे वो किसी भी जाति, किसी भी वर्ग, किसी भी समाज से आता हो, कि जब देश की एकदम दिशा स्पष्ट दिख रही हो, देश का एकीकरण हो रहा है, देश समृद्धि के पथ पर चल रहा हो, देश आधुनिकता के पथ पर चल रहा हो, ऐसे समय में हमारा सभी लोगों का, सभी किसी जात पात को छोड़ करके, सभी जो सबका साथ सबका विकास की जो बात है, सभी लोगों को समर्थन करने की आवश्यकता है माननीय प्रधानमंत्री जी का। और आने वाले 24 में नहीं, बल्कि आने वाले उसके बाद के भी लोकसभा के चुनाव में माननीय प्रधानमंत्री जी यशस्वी हो, विजयी हो, इस प्रकार से हम लोगों को उनका समर्थन, उनके हाथों को मजबूत करना चाहिए। माननीय मोदी जी का एक सपना है कि हमारा 1947 के बाद 75 साल हो गया हमको, हमारे देश को आजादी मिलेगी, जो अमृत महोत्सव अभी मनाया गया है। जब हम 100 साल के होंगे, जब हमारी आजादी 100 साल की होगी, मतलब 2047 में हमारा देश, हमारा राष्ट्र दुनिया का सबसे विकसित देश बने,
ये माननीय प्रधानमंत्री जी इस सपने को लेकर के बाबा विश्वनाथ की कृपा से, बाबा विश्वनाथ और माँ गंगा की आशीर्वाद से आपके सांसद के रूप में वो देश को आगे बढ़ा रहे हैं। ऐसे समय में ये हमारा दायित्व होता है कि उनके हाथों को हम मजबूत करें। उसी प्रकार जब उत्तर प्रदेश की बात आती है तो देखिए, मैं यहाँ जब विधानसभा के चुनाव में आया था उस समय भी मैं ये बात करता था। मैं और बनारस का मैं प्रत्यक्ष उदाहरण देता था, अपना मैं प्रत्यक्ष उदाहरण देता था कि डबल इंजन की सरकार का क्या मतलब होता है। 2014 में जैसा मैंने कहा कि माननीय मोदी जी ने हमको थोड़ा जिम्मेदारी बनारस की सौंप दिया था, तो मैं आता जाता था, क्योंकि उस समय राज्य में अपनी सरकार नहीं थी, उस समय सपा की सरकार होती थी। 17 तक 3 साल मैं बड़ा संघर्ष किया बनारस में आकर के। कोई पूछता नहीं था, कोई अधिकारी सुनता नहीं था, सरकार यहाँ की सुनती नहीं थी, समझती नहीं थी, या यूं कह लीजिए कि सब कुछ समझते हुए भी माननीय मोदी जी को यश न मिल जाए इसलिए भी वो सहयोग नहीं करते थे। बड़ा संघर्ष का वो हम लोगों का समय रहा। एक एक सड़क को ठीक कराने में, पानी की सुविधा कराने में, बिजली की सुविधा कराने में बड़ी मशक्कत करनी पड़ती थी। उन दिनों जब हम माननीय मोदी जी को जाकर के वापस ये बातें जब हम बताते थे तो वो भी चिंता में पड़ जाते थे कि हाँ, भारत सरकार पूरी बनारस में भारत सरकार का एक एक विभाग यहाँ उतरने आने के लिए तैयार था, सारा पैसा देने के लिए तैयार था, लेकिन स्थानीय प्रशासन, यही रिंग रोड की बात करो या एयरपोर्ट से यहाँ की सड़क की बात करो, तो जमीन का अधिग्रहण करना पड़ेगा, तब तो रिंग रोड बनेगी ना भाई। लेकिन नहीं होता था, पैसा आके पड़ा हुआ था, पेमेंट नहीं होता था किसानों को, किसान स्वाभाविक रूप से उसका विरोध कर रहे थे। तो ये सब बातें उस समय हमें बहुत झेलनी पड़ी थी। और तब में ये विधानसभा का जो 22 का चुनाव गया है, जिसमें डॉक्टर अवधेश सिंह जी फिर से चुने गए हैं, उसमें मैं ये बात कहता था कि भाई, केंद्र में राज्य में एक सरकार होने के कितने अच्छे परिणाम मिलते हैं, इसका बनारस जो है स्वयं जीता जागता उदाहरण है। जब माननीय योगी जी मुख्यमंत्री बने 2017 में, उसके बाद बनारस की विकास की यात्रा जो है एकदम से गति पकड़ ली, एकदम से तेजी से चलने लगी। तो इसलिए दोनों जगह सामंजस्य होना, केंद्र में भी अपनी पार्टी की सरकार होना, राज्य में भी अपनी पार्टी की सरकार होना, और अब तो आज नगर निकाय का चुनाव का भी बिगुल बजने जा रहा है, उसमें भी आप ध्यान रखेंगे कि यहाँ भी अब तो ट्रिपल इंजन की सरकार आपको बना करके देनी है। नगर निगम में भी माननीय विद्यासागर राय जी या भारतीय जनता पार्टी जिसका भी वर्ण करे उसे आप जिताएंगे, जिसका भी आपको कहा जाए उसको विजयी बना करके ट्रिपल इंजन की सरकार हमें बनानी है। क्योंकि एक सूत्रता केंद्र से लेकर राज्य तक, राज्य से लेकर शहरी निकाय तक, नगर निकाय तक एक सरकार होने के अनंत फायदे हैं। माननीय योगी जी अपने कार्यकाल में उन्होंने पिछले 6 वर्ष में जितना यशस्वी कार्य किया, यहाँ माननीय अवधेश सिंह जी बात कर रहे थे कि दिन दहाड़े विधायक को गोली से भून दिया गया, दिन दहाड़े लोगों की हत्या कर दी जाती थी और कोई पुलिस की हिम्मत नहीं थी कि उन लोगों की तरफ आंख उठा करके भी देख सके। उन लोगों की आज क्या दुर्दशा हुई है, चाहे रामपुर हो, चाहे हमारा मऊ हो, चाहे आजमगढ़ हो, हर जगह सफाई हो गई। तो इसलिए हर जगह बुलडोजर चल पड़ा है। तो इसलिए इसमें अब कहीं कोई शंका का स्थान नहीं है कि ये सरकार, इससे बेहतर सरकार न तो देश में आ सकती है और न ही इससे बेहतर सरकार अपने राज्य में आ सकती है। अगर ऐसा होता, अगर कोई मान लीजिए कि सपने में भी आपके पास अगर कहीं कोई शंका लगे, तो आप 25 साल का जो शासन, अभी योगी जी के पहले का जो 25 साल का शासन था, उसकी बात सोच लीजिएगा। इसी हमारे ये नौजवानों की यहाँ बहुत अच्छी नौजवानों की संख्या है, जो चाहे BHU में पढ़ते होंगे, चाहे प्रयाग विश्वविद्यालय में पढ़ते होंगे, चाहे गोरखपुर विश्वविद्यालय में पढ़ते होंगे। ऐसे लोगों की क्या दुर्दशा थी कि आप कॉपी लिख करके आते थे, आप तेजस्वी विद्यार्थी थे, लेकिन चुनाव सिलेक्शन किसी और का होता था, क्योंकि ऊपर से एक लिस्ट आ जाती थी UPPSC में, लोक सेवा आयोग में, कि भाई इनका चुनाव करना है, बाकी लोग जो भी लिखे पढ़े हो वो भूल जाओ। इतना अन्यायकारी, इतना पक्षपातपूर्ण प्रशासन, इतना भाई भतीजावाद से डूबा हुआ कि गले तक डूबा हुआ प्रशासन किसी ने नहीं देखा था। वो जाकर के अब जाकर के वो स्वच्छता, वो शुचिता अब आना शुरू हुई है।
पिछले हफ्तों में ही कई बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने पीसीएस के विद्यार्थियों, पीसीएस में जो उत्तीर्ण हुए थे, जो पास हुए, चुने गए थे अभ्यर्थी, उनका बुला करके उनको नियुक्ति पत्र हम भी उसमें शामिल थे। हमारे विभाग के भी कुछ अधिकारियों का उसमें चुनाव हुआ था। पीसीएस से लेकर के तमाम विभागों के लोग उसमें चुने गए थे। अभी पिछले हफ्ते कई बार ये कार्यक्रम हुआ और उन विद्यार्थियों ने जो उनको कहा गया कि आपका कैसा अनुभव रहा परीक्षा देने में, पीसीएस की परीक्षा देने में, उन विद्यार्थियों ने जो बातें कही वो याद रखनी कि माननीय मुख्यमंत्री जी, हमने फॉर्म भर दिया, परीक्षा दे दिया, उसके बाद हम जाके सो गए और हमारा परिणाम आया, उत्तीर्ण पाया गया, मुझे नौकरी मिल गई है। न किसी से हमें कहने जाना पड़ा, न कहीं सोर्स लगाना पड़ा, न कहीं सिफारिश लगानी पड़ी और न ही कहीं किसी को एक पैसा देना पड़ा। ये बात विद्यार्थियों ने भी, चाहे महिला अभ्यर्थी थे या पुरुष भी अभ्यर्थी थे, हमारी कन्याओं ने भी ये बात खड़े होकर बड़े उत्साह के साथ, बड़े आत्मविश्वास के साथ कि इतनी ईमानदारी, इतनी पारदर्शिता वाली परीक्षा हमने कभी सोची नहीं थी। ये इसी राज्य में इसके इतना विपरीत पहले जो होता था उसके आप प्रत्यक्ष साक्षी हो गए। तो इसलिए बड़ी मेहनत के बाद, बड़ी मेहनत के साथ आपके सांसद ने, आपके माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश में पारदर्शिता, चाहे वो भ्रष्टाचार की बात हो, आज विपक्षी दल भ्रष्टाचार पर जब शिकंजा कस रहा है तो वो लोग पहले यहाँ वहां दौड़ते थे, अब कोर्ट तक, न्यायालय तक जाने की उन्होंने वो किया। क्या आवश्यकता है भाई? आपने क्यों नहीं किया जो माननीय मोदी जी कर रहे हैं? भ्रष्टाचार पे शिकंजा कसने को किसने मना किया था? आप तो भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार को सींचे जा रहे थे, उसको बढ़ाए जा रहे थे। तो इसलिए मित्रों, चाहे देश की सरकार हो, चाहे राज्य की सरकार हो, और बनारस में एक बात और मैं बता करके अपनी बात पूरी करूंगा कि बनारस में आने वाले दिनों में जिस प्रकार उत्तर प्रदेश के अन्य शहरों में G20 का सम्मेलन हुआ था, आगरा में हुआ, लखनऊ में हुआ, और दोनों जगह, क्योंकि मेरा मंत्रालय है, मैं जानता हूं कि हम लोगों ने किस तरह से मेहनत किया था। बनारस में भी वो तैयारियां आप देख रहे होंगे कि गलियों कूचों में, सड़कों पे वो तैयारियां चल रही है। आगरा में जो तैयारी हुई थी और जो सम्मेलन हुआ G20 का, लखनऊ में जो सम्मेलन हुआ, पूरी दुनिया के G20 के जो प्रतिनिधि आए थे, G20 में जो भाग लेने के लिए अधिकारी और उन देशों के मंत्रीगण जो आए थे, उच्च पदाधिकारीगण जो आए थे, उन सब ने मुक्त कंठ से आगरा की और लखनऊ की प्रशंसा किया और यहाँ तक कहा कि उत्तर प्रदेश में हमारे जो सचिव लोग आए थे दिल्ली से, भारत सरकार के, जो उन मीटिंगों का संकलन कर रहे थे, समन्वय कर रहे थे, उन लोगों ने तो यहाँ तक कहा कि उत्तर प्रदेश ने पूरे देश का नाम विदेशों में, पूरे विश्व में रोशन कर दिया है, हमारा भारत का मस्तक ऊंचा कर दिया है। उसी प्रकार मैं आशा रखता हूं कि, और ये चूंकि बनारस तो बाबा विश्वनाथ की नगरी है, बनारस अपने माननीय प्रधानमंत्री जी की नगरी है, तो यहाँ तो आगरा और लखनऊ से भी बेहतर काम होना चाहिए और भी अच्छा काम होना चाहिए। और मैं आशा भगवान विश्वनाथ से प्रार्थना भी करता हूँ कि हम सबको बुद्धि और शक्ति दें कि हम और भी बेहतर प्रदर्शन करने में सफल हो और बनारस का नाम, आप सबका नाम पूरी दुनिया में रोशन हो। वैसे भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने आपकी पुरातन का, इसलिए मैं आप सबके एक परिवार के रूप में मैं आपसे निवेदन करूंगा कि माननीय मोदी जी का हमेशा के लिए हम साथ दें, उनके हाथों को मजबूत करें। भारतीय जनता पार्टी के इरादे इतने नेक हैं, इतने नेक इरादे कभी, मैं 20 साल माननीय मोदी जी के साथ एक अधिकारी के रूप में काम करता हूँ। बड़ी रहस्य की बात आपको बता रहा हूँ। लाखों फाइलें जिन पर हमारे आप जैसे लोगों का भविष्य का निर्णय होता है, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री करते हैं। मित्रों, लाखों फाइलें मैंने ऐसे देख करके उनकी सही ली होगी। 14 साल के अपने मुख्यमंत्री के सचिव के रूप में और साढ़े 6-7 साल धर्म के व्यक्ति की फाइल है। इस फाइल पे मैं साइन करूंगा तो किस धर्म के व्यक्ति का भला होगा? एक बार भी ये सवाल हम लोगों के जहन में नहीं आया, न उनके जहन में आया, न ही हमारे जहन में आया। इतनी पवित्रता के साथ, न किसी का जात पूछे बिना, किसी का धर्म पूछे बिना, जो न्याय है, जो नियम कहता है, जो कानून कहता है,
जो देश की संवैधानिक व्यवस्था कहती है, जो देश की सामाजिक या आर्थिक आवश्यकता है, उसको उसके मापदंड पे सिर्फ और सिर्फ मेरिट के आधार पर निर्णय करने वाली सरकार इस देश में इतनी बड़ी, इतनी अच्छी सरकार मैं मित्रों कभी आई थी और नहीं आने वाले दिनों में कोई आएगी, मोदी और योगी जी के अलावा। मैं 1 साल से मंत्री हूँ माननीय योगी जी के मंत्रिमंडल में, 1 साल से कुछ दिन और ज्यादा हो गए। यही बात मैं माननीय योगी जी के बारे में भी कह सकता हूँ। एक बार भी मुझसे ये नहीं कहा गया कि माननीय शर्मा जी ये जो आप निर्णय आपने किया है ये तो फलाने जाति का, फलाने धर्म का भला कर देगा, आपने ऐसा निर्णय क्यों लिया? एक बार भी मुझसे किसी ने। सभी लोगों का ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मुख्यमंत्री का फोन हम लोगों को ये करो वो करो उसके लिए कभी आता ही नहीं। इस जाति का भला करो, फलाने को छोड़ दो, फलाने को पकड़ लो, इसके लिए कभी मंत्री और मुख्यमंत्री का फोन नहीं आता। तो इतनी पवित्रता, इतनी शुचिता, इतनी पारदर्शिता और इतनी शुभ निष्ठा वाली सरकार मात्र भारतीय जनता पार्टी दे सकती है मित्रों, और कोई नहीं दे सकता। इसलिए आप सबसे मेरा हाथ जोड़ करके आपके परिवार के अंग के रूप में, आपके भाई के रूप में, आपके बेटे के रूप में मेरा निवेदन है, आने वाले दिन बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है कि अभी महीने के अंदर निकाय चुनाव हो जाएंगे और उसके बाद जैसे ये पूरा होगा लोकसभा के चुनाव का भी एक तरह से बिगुल बच जाएगा। इसलिए पूरा 1 वर्ष जो है, आने वाला 1 वर्ष बहुत ही सावधान रहने का समय है। नहीं तो वही गंदगी, वही गलत लोग बहुरूपिया के रूप में गलत अपने चोले बदल करके, अपने मोहरे बदल करके हमारे आपके सामने आते हैं, हमारे साथ छल करते हैं। और एक सवाल में जो विधानसभा का चुनाव गया उस समय भी बड़ी मुखरता से ये बात कहता रहता था कि जब भी आपके सामने कोई आता है तो कम से कम ये तो पूछिए मित्रों। मैं यहाँ से लेकर के मऊ तक मैंने प्रचार किया, वहां भी मैं कहता था कि अरे भैया ये तो पूछो, हम लोग जाति के चक्कर में, धर्म के चक्कर में इतना बुरी तरह से डूब जाते हैं, अंधे हो जाते हैं, बहरे हो जाते हैं कि हमें वो सब चीजें दिखाई नहीं देती। मैं उन लोगों से पूछता था कि भाई आपके पास अगर भाजपा का विकल्प बन करके कोई आता है तो इतना तो पूछिए कि अगर आप इतने बड़े हीरो थे, आप इतने बड़े पुरुषार्थी थे, इतने बड़े तोप थे, इतने बड़े लायक थे, तो क्या कारण है कि पूर्वांचल जो है आज भी प्रदेश का सबसे पिछड़ा हुआ इलाका है। क्या में आप लोग यहाँ उपस्थित रहे, इतना विलंब भी हो चुका है, फिर भी आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं। उसके लिए मंच पर बैठे हुए तमाम अपने आयोजक गण को, विशेष रूप से माननीय विद्या भाई को, माननीय डॉक्टर साहब को, अवधेश जी को, माननीय सुरेंद्र सिंह जी को, और तमाम जो नेतागण जो मंच पर बैठे हुए हैं, आप सबका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। ये एक अवसर मिला है कि हम लोग एक दूसरे को पहचान पाए। हमारे लायक कभी भी कुछ भी होगा, विशेष रूप से समाज के उपयोगी कार्यों के लिए, तो आप हमें जरूर अवश्य याद करिएगा। आपके हाथ में अगर मैं कहीं हाथ बटा सकूं किसी समाज की भलाई के लिए, उसमें भी आप हमें याद करिएगा। कुछ स्पेसिफिक बातें जो एक माननीय सुरेंद्र सिंह जी ने यहाँ हमारा ध्यान आकर्षित किया था, एक नाथुपुर रेलवे लाइन से मड़ौली होते हुए चिरामनपुर तक के नाले की बात इन्होंने किया, तो आप यूं समझ लीजिए कि अब इस पे काम जल्दी ही शुरू हो जाएगा। मैं इसकी घोषणा कर रहा हूँ। और माननीय प्रधानमंत्री जी का एक क्षेत्र है, माननीय बाबा विश्वनाथ का क्षेत्र है, जो सबको उन्हीं का उनको अर्पण करना है, हमें कोई अपने पास से नहीं देना है, तो ये भी काम हो जाएगा। दूसरा जो माननीय सुरेंद्र सिंह जी, माननीय अवधेश सिंह जी जो बात कर रहे थे कि काशी नरेश का सम्मान यहाँ बनारस में नहीं होगा तो और कहाँ होगा भाई, काशी में नहीं होगा तो और कहाँ होगा। तो इसलिए उस दिशा में भी हमसे जो हो सकेगा, मैंने कहा है कि आप लोग इसमें आगे बढ़ने की आवश्यकता है। इसमें जगह वगैरह देखिए, हमारे लायक जो भी हमारा योगदान हो सकेगा, जो भी निर्णय हो सकेगा किया जाएगा। अपने माननीय राजनारायण जी का भी भारत के लोकतंत्र में बहुत बड़ा योगदान रहा है। आज भी हम स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के साथ लोकतंत्र के उन इमरजेंसी से लड़ने वाले जो सेनानी थे उनका भी सम्मान किया जाता है। तो उस सेनानियों के
जो सबसे बड़े सेनापति थे, उसका सम्मान कैसे नहीं होगा भाई। वो हमारे लोकतंत्र के सेनानियों के सेनापति थे। उन्हीं अगर उन्होंने वो चिराग शायद नहीं जलाया होता तो शायद वो तख्ता पलट की शायद परिस्थिति न खड़ी हुई होती। तो ऐसे में उनका भी सम्मान स्वाभाविक रूप से होना चाहिए। हम सब बहुत ही शुक्रगुजार हैं कि अपने समाज के थे, हमारे पथ प्रदर्शक थे। उसी तरह से भगवान सहजानंद सरस्वती जी को भी मैं आज के अवसर पे याद करते हुए आप सबको फिर से नमन करते हुए बाबा विश्वनाथ के चरणों में अपना शीश झुकाते हुए एक बार फिर से मैं आपसे धन्यवाद करते हुए अपनी बात को विराम देता हूँ। हमारे साथ आप बोलेंगे, नमः पार्वती पते, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। धन्यवाद, धन्यवाद।